आज बड़ी समीक्षा बैठकें करने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 6 विभागों की उनके कामकाज की वो समीक्षा करेंगे। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री गहलोत समीक्षा करने वाले हैं। कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन विभाग की समीक्षा होगी। गौपालन, सहकारिता और खाद्य विभाग की समीक्षा की जाएगी। जो योजनाएं हैं वो कहां तक पहुंची हैं, उनकी प्रगति की समीक्षा मुख्यमंत्री गहलोत करेंगे। कल भी शाम 4 बजे 8 विभागों की वो समीक्षा करने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी गोवर्धन से। गोवर्धन, क्या जानकारी है? सीएम आज 6 विभागों की समीक्षा करेंगे। खास करके 3 बिंदुओं का एजेंडा रखा गया है। बजट घोषणाओं पर कितनी प्रगति हुई, जन घोषणा पत्र में जो कामकाज थे, जो वादे थे, वो कहां तक पूरे हुए विभागवार, और जो सीएम की घोषणाएं थी उन पर काम कहां तक आगे बढ़ा, और जो इंटर डिपार्टमेंटल कोई तालमेल में या इंटर डिपार्टमेंटल जो समस्याएं हैं उनको लेकर के भी इन बैठकों में चर्चा की जाएगी। 2 अक्टूबर को जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन की एक रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी है, और ये बैठकें उसी के सिलसिले में की जा रही है, क्योंकि जल्द ही उस विभाग जो रिपोर्ट है उसको तैयार करके पब्लिश भी करना है, और 2 तारीख को उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करना है कि सरकार ने अब तक जो घोषणा पत्र में वादे किए थे वो कितने पूरे किए हैं। अजय माकन ने जब 2 दिन यहाँ पर फीडबैक बैठकें ली थी, उस बैठकों में घोषणा की थी कि जन घोषणा पत्र के वादों के क्रियान्वयन पर 2 अक्टूबर को रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। तो ये जो बैठकें ली जा रही हैं, ये उसी की एक तैयारी की एक कवायद है कि विभागवार जो वादे हैं उनके क्रियान्वयन की स्थिति क्या है। तो इसको लेकर के आज 6 और कल 8 विभागों की बैठकें हैं, जिनमें इन 3 प्रमुख एजेंडों पर समीक्षा की जाएगी। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कोरोना जागरूकता पर कल मेगा लाइव वर्चुअल संवाद होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में ये सबसे बड़ा लाइव संवाद होने वाला है। इसमें सभी मंत्री, कलेक्टर, एसपी, विधायक, स्थानीय जनप्रतिनिधि समेत जिलों के अफसर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक के लोग जुड़ेंगे। यह संवाद कल सुबह 11:30 बजे से शुरू होगा। इसमें देश के जाने माने डॉक्टर्स रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर देवी शेट्टी, डॉक्टर एस.के. सरीन और डॉक्टर नरेश त्रिहान कोरोना पर संवाद करेंगे। इस संवाद में कोरोना की वर्तमान स्थिति, राजस्थान सरकार के प्रयास और तैयारियों पर चर्चा होगी। कोरोना बचाव और सावधानी के विकल्प पर देश के प्रख्यात डॉक्टर्स अपनी राय रखेंगे। आपस के अंदर तैयारी किस प्रकार की है, कहाँ कमी बेची है, कैसे ठीक करना है, पब्लिक का फीडबैक क्या आ रहा है। डॉक्टर्स बैठते हैं, रिटायर्ड डॉक्टर एक्सपर्ट बैठते हैं। इस बार हमने और लोगों को बुलाया एक्सपर्ट को। हम चाहेंगे उस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस जो हो वो पंचायत, ग्राम पंचायत स्तर तक होगी उस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और जिलों में तो जुड़ेंगे जिले। तो उसमें हमने पब्लिक का आह्वान किया कि आप, क्योंकि उस दिन ओपन कर रहे हैं सोशल मीडिया के अंदर भी, तो आप अपने फेसबुक से या अपने गूगल से, यूट्यूब से जुड़ सकते हैं। रविवार को पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से 4 घंटे तक लंबी मंत्रणा की। डोटासरा ने प्रभारी अजय माकन के 2 दिन के फीडबैक कार्यक्रम में उठे मुद्दों पर सीएम को बिंदुवार रिपोर्ट दी। साथ ही दोनों नेताओं ने पार्टी नेताओं के 2 दिन के सुझावों के आधार पर एक्शनेबल पॉइंट्स भी तैयार किए हैं। अजय माकन के फीडबैक कार्यक्रम में बिजली कंपनियों की वीसीआर के नाम पर किसानों से मनमाना जुर्माने का मुद्दा उठा। इससे किसानों को राहत देने की मांग भी उठी थी। ब्यूरोक्रेसी के हावी होने और पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होने का मुद्दा भी फीडबैक कार्यक्रम में उठा था। डोटासरा ने सीएम को इससे अवगत कराया और इसके समाधान पर बात की। साथ ही ब्यूरोक्रेसी के हावी होने और पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के ग्रासरूट स्तर पर काम नहीं होने के मुद्दे के समाधान पर भी विस्तार से चर्चा हुई। 2 अक्टूबर को जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन की सार्वजनिक की जाने वाली रिपोर्ट पर भी सीएम के साथ चर्चा हुई। आज हिंदी दिवस है और गृह मंत्री अमित शाह देश को संबोधित कर रहे हैं। सीधे चलते हैं। में इन ई टूल्स का अधिक से अधिक प्रयोग सुनिश्चित करें। विगत कई माह से पूरी दुनिया अत्यंत विषम परिस्थिति से गुजर रही है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
भारत कोरोना महामारी से लड़ने में सफल रहा और इस लड़ाई में सभी राज्य सरकारों के साथ प्रत्यक्ष नागरिकों ने भी सहयोग किया है। समय समय पर प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित कर देश की जनता को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए संबल प्रदान किया। कोरोना महामारी से उत्पन्न अप्रत्याशित संकट की स्थिति के कारण जनहित को प्राथमिकता देते हुए इस वर्ष हिंदी दिन समारोह का आयोजन नहीं किया जा रहा है, लेकिन जिन मंत्रालयों, विभागों, संस्थाओं, बैंकों, सरकारी उपक्रमों, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों ने पूरे वर्ष पूरी निष्ठा से हिंदी में श्रेष्ठ कार्य किया है और प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जीते हैं, उन्हें मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसके साथ साथ हिंदी में मौलिक पुरस्कार लेखन और पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट लेखों के लिए प्रदान किए जाने वाले राजभाषा गौरव पुरस्कार विजेता भी बधाई के पात्र है ही। मैं आशा करता हूं कि आप सभी पुरस्कार विजेता यहीं से थकेंगे नहीं। भविष्य में हिंदी के लिए कार्य करने के लिए उच्च और अनुकरणीय मानदंड प्रस्तापित करते रहेंगे। ये प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा थी कि देश इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करे। राजभाषा विभाग ने भी इस अवसर का सकारात्मक उपयोग करते हुए सूचना तकनीक का सहारा लिया और पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसे ऑनलाइन माध्यमों के जरिए बड़ी संख्या में ई निरीक्षक एवं नगर राजभाषा क्रियान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन किया। राजभाषा विभाग के प्रशिक्षण केंद्र, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान तथा केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा पहली बार ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन शुरू किया गया, जिसमें परंपरागत क्लासरूम टीचिंग को परिवर्तित कर ऑनलाइन वेब कॉन्फ्रेंस टूल के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। संघ की राजभाषा नीति के अनुसार हमारा संवैधानिक दायित्व है कि हम राजभाषा संबंधित अनुदेशों का अनुपालन करें, तत्परता के साथ अनुपालन करें। हम स्वयं मूल कार्य हिंदी में करते हुए अधिकारियों, कर्मचारियों राजभाषा अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं ताकि आमजन सभी सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ निर्बाध रूप से उठा पाए। आइए हिंदी दिवस के इस अवसर पर हम प्रतिज्ञा लें कि हिंदी की उन्नति व प्रगति की यात्रा पूरे समर्पण के साथ हम आगे बढ़ाते हुए हम सब मिलकर राजभाषा हिंदी को सभी स्थानीय भाषाओं के साथ में रखते हुए हिंदी के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे। और अब बात उसकी जिसे तलाशने के लिए आपके पास अगर पेड़ पर चढ़ने का हुनर नहीं है तो फिर भूल जाइए, वो आपके पास फटकेगा भी नहीं। बात कर रहे हैं नेटवर्क की, जो अलवर के 150 गांव के लिए परेशानी का दूसरा नाम है। हेलो हेलो हेलो, कहां है तू, कहां है तू? मोबाइल है पर नेटवर्क नहीं। नेटवर्क के लिए पेड़ पर चढ़ाई। डिजिटल इंडिया की ये कैसी तस्वीर? नेटवर्क की गायब कथा। अरे भाई साहब यहाँ आवाज नहीं आती, नेटवर्क नहीं है। देख लीजिए, डिजिटल इंडिया की बुलंद तस्वीर है ये, इतनी बुलंद कि नेटवर्क के लिए पेड़ की चढ़ाई हो रही। और करें भी तो क्या करें, नेटवर्क जमीन पर आता भी तो नहीं, हवा हवाई, पहुंच से दूर। बस मोबाइल देखकर ही संतोष करना पड़ता है। और जुनून हो बात करने की तो फिर चढ़ जाइए पेड़ पर, और भगवान का साथ मिला तो बात भी हो ही जाएगी। नेटवर्क की दिक्कत आती है जी, यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। 5 किलोमीटर तक कोई नेटवर्क नहीं है, बस यही समस्या है। ई मित्र की दुकान नहीं है, कोई भी काम हो तो 5 किलोमीटर दूर पैदल या फिर किसी की बाइक से जाना पड़ता है। यहाँ नेटवर्क की बहुत समस्या है सर, और यहाँ दर्जनों गांव ऐसे हैं जहाँ नेटवर्क का कोई काम ही नहीं है। बहुत से लोगों का तो यहाँ फ़ोन भी नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि यहाँ नेटवर्क की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और जैसे गांव में स्कूल है, स्कूलों का ऑनलाइन जो वर्क जो करना होता है वो हम कर ही नहीं पाते। दरअसल पूरा स्टाफ का फ़ोन ही घर पे रहता है, यहाँ काम ही नहीं है। जी, नेटवर्क की गायब कथा अलवर की है, उस इलाके की जो सरिस्का के जंगलों के अंदर या उसकी पेरिफेरी में बसे। क्या मजाल इस 5 किलोमीटर के दायरे में नेटवर्क जमीन पर आ जाए, और अगर कोई आपात स्थिति हो तो फिर भगवान का ही नाम लीजिए।
और गांव में जैसे ही किसी को मेडिकली प्रॉब्लम होती है, महिलाओं के प्रसव का टाइम होता है, उस टाइम की एम्बुलेंस को फ़ोन करना पड़ता है। तो जब तक वो आती है, वो नेटवर्क में बाई चांस आता है कभी, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और जो पहाड़ी जो क्षेत्र है, इसमें स्नेक बाइट वगैरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। और जब भी कोई ऐसी किसी को सांप काटे या गोयरा काटेगा, इस तरह की यहाँ पे जानवर है, और उसमें अगर कहीं ना कहीं देरी हो जाती है मेडिकल टीम पहुँचने में, तो फिर ये बहुत समस्या की बात है। हालांकि आंकड़ों के मुताबिक अलवर में 150 से ज्यादा गांवों में नेटवर्क की दिक्कत है, वो भी तब जब डिजिटल इंडिया में 4G नेटवर्क है और हम 5G की तरफ बढ़ने वाले हैं। लेकिन इन गांवों में तो लोग यही पूछते हैं, ये नेटवर्क होता क्या है और ये हमारे पास कब आएगा। अलवर से न्यूज़ 18 के लिए राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात एक सुपर बाइक एम्बुलेंस की, जिसे बनाया है डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक ने, और अगर ये अप्रूव हो गया तो फिर आदिवासी इलाकों के लिए वरदान होगा। हर राह उसके लिए आसान है, हर जगह तक उसकी पहुंच है, संकट में वो तारनहार है। वो है मारो भायो सुपर बाइक एम्बुलेंस। संकरी गलियां हो या उबड़ खाबड़ रास्ता, नदी नाले हो या दुर्गम रास्ता, दूर दराज इलाका हो या कच्ची सड़क, अब एम्बुलेंस के लिए हर राह आसान होगा। डूंगरपुर के आदिवासी इलाकों के लिए वरदान है, क्योंकि ये एम्बुलेंस नहीं मारो भाइयों है, कुछ अलग कुछ खास एम्बुलेंस, बाइक एम्बुलेंस। मैं जब काम कर रहा था तो इसको मैंने डेवलप कर लिया है। ये कल्पना ये है जिसका नाम हमने दिया है मारो भाइयों। इसे हम वैसे तो पूर्ण राजस्थान के लिए सोच रहे हैं, लेकिन ऐसे पायलट प्रोजेक्ट डूंगरपुर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में हम इसकी शुरुआत करना चाह रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में जैसे मैंने कहा है कि एक 2 व्हीलर एम्बुलेंस को डेवलप किया जाएगा, बट नेचुरली एक 2 व्हीलर का होना आवश्यक होगा, लेकिन उसके साथ साथ एक साइड कार एम्बुलेंस को मैंने अपनी कल्पना के अनुसार अहमदाबाद के कुछ एजेंसीज के मदद से और दिल्ली के कुछ एजेंसीज की मदद से उनको पूरी कल्पना को समझाते हुए एक विशिष्ट प्रकार की साइड कार एम्बुलेंस को डेवलप किया है। इस खास बाइक एम्बुलेंस को बनाने वाले डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष डॉक्टर श्रीकांत असाबा का कहना है कि आगे उनकी योजना कार एम्बुलेंस बनाने की है, हर मेडिकल सुविधा से संपन्न एम्बुलेंस बनाने की। जो इलेक्ट्रॉनिक नए नए गैजेट्स आ गए, जैसे कि उसका ब्लड प्रेशर चेक करना हो, उसका पल्स ऑक्सीमीटर से उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करना हो, ये सारी सुविधाएं उस एम्बुलेंस में होगी। इतना ही नहीं, जरूरत के हिसाब से अगर उसको सलाइन देना है, इसके लिए भी जो आईवी स्टैंड और आईवी फ्लूइड्स की जरूरत होती है, जो कि जिसको हम मेडिकल की भाषा में गोल्डन आवर कहते हैं, कि जैसे कि कोई एक्सीडेंट की केस है, एक्सीडेंट हो गया, पहला घंटा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उस समय में अगर हम तत्पर पहुंच जाते हैं और उसको सलाइन या खून वहां पे अगर दे पाएंगे तो उन सारे मरीजों की जान बच पाएगी। फिलहाल जिला कलेक्टर की ओर से बाइक एम्बुलेंस के प्रस्ताव को राज्य सरकार नेशनल हेल्थ मिशन ट्राइबल मिनिस्ट्री को भिजवा दिया है और अब इसकी मंजूरी का इंतजार है। डूंगरपुर से न्यूज़ 18 के लिए जयेश पवार की रिपोर्ट। हम आज आपको मिलवाने जा रहे हैं एक IAS अधिकारी से, जो पूरे भारत में अपने काम से अलग ग्रीन मैन ऑफ इंडिया के तौर पर भी अपनी पहचान बना चुके हैं। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के नतीजों से हर कोई वाकिफ है। पहले प्रदूषण,
और अब प्रकृति से छेड़छाड़ की वजह से कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को संकट में डाल रखा है। इस दौर में IAS रोहित कुमार उन लोगों के लिए मिसाल है जो देश या दुनिया में हरित क्रांति के लिए कुछ करना चाहते हैं। सीजन लेवल और रिलैक्सिंग बहुत ज़्यादा फील हुआ हमें, और हमारी प्लानिंग ये है कि आने वाले अगले 2-4 महीने में इसको 1 या 2 जगह और रेप्लिकेट करके मल्टीप्लाई करें। IAS रोहित कुमार पंजाब के लुधियाना में आयकर विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर कार्यरत है, लेकिन देश को फिर से हरा भरा करने के लिए उनकी कोई सीमा नहीं है। अपना शनिवार और रविवार का दिन वो हरित क्रांति के काम में लगाते हैं और अब तक 75 लाख से ज्यादा पेड़ और 70 जंगल तैयार कर चुके हैं। उन्हें ग्रीन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी पहचाना जाता है। देखिए, हमने 75 जंगल तो हमारे बन गए हैं, अभी 300 का आई एम ब्लेस्ड कि 300 जंगल का और उन्होंने हमें बोला है, तो हम 1 साल में 1000 के आसपास जंगल बना देंगे। पिछले 3 सालों में बहुत सारे लोगों को रोहित कुमार ने प्रेरित किया है। वो खास तौर पर मंदिर, गुरुद्वारा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और बेकार पड़ी जमीनों पर पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। अब उनकी प्रेरणा रंग भी ला रही है और सैकड़ों लोग उनके साथ इस मुहिम में जुड़ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। देश के जवान सिर्फ सरहद पर ही देश की रक्षा नहीं करते, बल्कि प्राकृतिक आपदा से लेकर तमाम मुश्किलों में भी देशवासियों की मदद करते हैं। जम्मू कश्मीर में अभी कोरोना महामारी के समय CRPF के जवान आम लोगों की मदद कर रहे हैं। इन जवानों की यह तस्वीर देखकर आप सोच रहे होंगे, आखिर ये सिलाई मशीन में क्या सिल रहे हैं। तो आपको बता दूं, ये आम लोगों के लिए मास्क, PPE किट बना रहे हैं ताकि कोरोना के खतरनाक और जानलेवा वायरस से लोगों को बचा सकें। CRPF के ये जवान फिलहाल कोरोना की जंग में लोगों के लिए मसीहा बनकर उभरे हैं। जितने भी हमारे पास आई लोगों की रिक्वेस्ट कि हमें इस प्रकार मदद करें, तो उसके साथ राशन में हम मेनली राशन दे रहे थे और राशन के साथ साथ हम PPE किट्स में मास्क, सैनिटाइजर्स भी बांट रहे थे कि लोग अपने आप को भी सेफ रखें और अपने परिवार को भी सेफ रखें, जिससे कि हमारा देश जो है इस बीमारी से पूर्ण रूप से लड़ सके। सिर्फ PPE किट और मास्क ही CRPF की तरफ से आम लोगों को नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उन लोगों को राशन भी मुहैया कराया जा रहा है जिनकी कोरोना वायरस के चलते रोजी रोटी छिन गई है। करके वो अपनी किसी प्रकार की कोई मदद होती है, चाहे वो दवाई संबंधी हो, चाहे राशन संबंधी हो, चाहे खाद्य सामग्री हो, या जो अभी वर्तमान में जो महामारी फैली हुई है कोविड-19, इसके चलते मास्क डिस्ट्रीब्यूशन हो या मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब तमाम सुविधाएं इस हेल्पलाइन के माध्यम से हम दे रहे हैं। हमने उनको कॉल की कि हमारी मदद करो, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपको आपका घर कहाँ है, एड्रेस मांगा पूरा, तो हमने उनको एड्रेस दे दिया। तो आज CRPF वालों ने हमारी इतनी मदद की कि इनके लिए राशन इन्होंने हमारे घर पे पहुंचा दिया टाइम पे। हमें जितनी तंगी थी, अब मतलब कोई हमें वो नहीं है, इतराज नहीं है, इनकी बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले करीब 6 महीने से देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है। आज देश में संक्रमितों की तादाद 47 लाख से ज्यादा हो चुकी है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।